बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वीलॉग के आगाज में मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ। ये ऑडियो आप सुनेंगे, आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब ने किस तरह के लोगों को मुसल्लत किया। जब लोग अवाम के वोटों के बगैर आ जाते हैं तो फिर वो अवाम को क्या समझते हैं। ये जरा चंद अल्फाज हैं, ये सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। आप अंदाजा करें, ये मरियम औरंगजेब के अल्फाज हैं। एक दफा और आप सुने कि स्पीकर साहब यहां पे बात की गई कि जहाज क्यों खरीदा है भाई। यानी जिस तरीके से, जिस रऊनत के साथ और जिस तकब्बुर के साथ ये कहा गया कि खरीदा है भाई, यानी ये इसी तरह है जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी लोग कहते थे, लेकिन यहां तो जिस्म भी अपना नहीं है। कौम का पैसा है, लोगों का पैसा है, लोगों की अमानत है। किसी के बाप का माल थोड़ी है कि खरीदा है भाई। होते कौन खरीदने वाले। नंबर एक तो बात यह है कि जाली हुकूमत बनाकर दी गई आपको। 1 रुपया भी खर्च करने का आपका इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जाली हुकूमत के अंदर बैठकर बड़े तुम तराक से, बड़े तकब्बुर के साथ अकड़ कर वहां पे ऐवान में खड़े होकर ये कह रहे खरीदा है भाई, जो होता है कर लो। ये वाला अंदाज है बात करने का। जब आप तस्मों के साथ लटके हुए हो ना, तो मुझे ये तो पता है कि बादू शाल हो जाते हैं, दांत आपके दर्द होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दांतों के साथ लटके हुए हैं। इन्होंने फौजी बूटों के जो तस्मे हैं वो दांतों के साथ पकड़े हुए हैं, मरियम नवाज ने और उनकी सहेलियों ने। लेकिन अब मामला यह है कि दांतों में तस्मे हैं, दिमाग भी इनका शल हो गया, दिमाग काम करना बंद कर गया। ये वो तकब्बुर है जो मरियम नवाज से निकलकर सिरायत कर जाता है उसके आसपास मौजूद बाकी टिकटॉकर्स में। आप अल्फाज देखें ना, उसके अंदर आप तकब्बुर देखें और उसके अंदर आप ये देखें कि जो होता है कर दो, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ दो। ये वो वाला अंदाज है कि हाँ भाई लिया है जहाज, तो फिर क्या हो गया, अपने बाप के पैसों से लिया है और पाकिस्तानियों के पैसे हैं, पाकिस्तानी कौम की अमानत है जिससे जहाज खरीदा है। 11 अरब रुपए का अय्याशी वाला जहाज ले लिया। अब लोग सवाल भी ना करें। दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में बड़े बड़े हुक्मरान जो है उनके पास इस किस्म का अय्याशी वाला जहाज नहीं है। जैसा अय्याशी वाला जहाज पाकिस्तान में एक गरीब और मकरूज सूबे की हुक्मरान ने अपने लिए ले लिया और एक के बाद एक भोंडा कानून बनाकर अवाम को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो बादशाहत है। ये जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी अमीरुल मोमिनीन बनने की, ये वही वाली ख्वाहिश दिखाई दे रही है। ये इस जुमले को आप सुने, इसके बाद मैं आपको एक खबर और बताता हूं। जरा एक दफा और आप ये जुमला सुने, फिर एक खबर मैं आपको बताता हूं, उसको इसके साथ मिलाकर आप सुने। और स्पीकर साहब यहां बात की जहाज क्यों खरीदा है भाई। ये जरा एक मरतबा फिर आप सुने। और स्पीकर साहब यहां बात की जहाज क्यों खरीदा है भाई। हाँ खरीदा है, जो उखाड़ना उखाड़ लो, जो करना कर लो। ये वो वाला अंदाज है। अब आप जरा ये देखें कि ये दूसरी खबर कितनी तकलीफ दे खबर है। लाहौर में एक बाप है, वो गुर्बत से बहुत तंग था। उसका बेटा फौत हो गया, जवान बेटा है, तो बाप के कंधों पे इससे बड़ा कोई बोझ नहीं होता कि उसका जवान बेटा चला जाए। यानी बेटे बाप को दफनाते हैं, बाप बेटों को नहीं दफनाते। यही रवायत है दुनिया की। लोग बूढ़े होते हैं फिर चले जाते हैं दुनिया से, लेकिन कभी कभी बाप के कंधों पे बेटे का बोझ भी आ जाता है। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के काम है ना, वही सब्र देने वाला है। तो एक बूढ़ा गरीब बाप था, उसके पास अपने बेटे को दफनाने के लिए ना कब्र के लिए पैसे थे, ना कफन के लिए पैसे थे। वो बगैर कफन के अपने बेटे की लाश लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया कि दफना दो। फिर लोगों ने पुलिस को इतला दी, पुलिस आई, लोगों ने पैसे इकट्ठे किए। ये हालात हैं लाहौर में। ये लाहौर की सूरत बता रहा हूं, जहां पे पनाहगाहें बनाई गई थी कि अगर गरीब लोग हैं उनके पास सोने की कोई जगह नहीं तो वो वहां पे आके सो जाएं। जहां हेल्थ कार्ड दिए गए थे कि अगर आप बीमार हैं तो आप 10 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाके जहां से दिल करे आप करवा लें, सरकार को पैसा देगी। कुछ अच्छे काम किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने, कुछ काम अच्छे नहीं किए इमरान खान साहब की हुकूमत ने। आपके पास तनकीद की गुंजाइश रहती है, तनकीद हम करते भी रहे। लेकिन उसी शहर में ये हालात आपके सामने कि बाप के पास कफन के लिए पैसे नहीं है, वो अपने बच्चे की लाश लेकर वहां पे पहुंच गया। पुलिस वालों ने चंदा इकट्ठा करके फिर उसके बेटे को कफन देके उसको वहां दफनाया। और उसी जगह पे मरियम नवाज की सहेली खड़ी होकर क्या कह रही है, खरीदा है भाई,
जो होता है कर लो, लेंगे 11 अरब रुपए का हम जहाज, जो होता है करो। अब पीटीआई ने इसके ऊपर रोला डाला था कि जनाब आपने पिछले बजट के अंदर पैसा रख दिया था और बड़ा आपने आवाज उठाई थी और बहुत कहा था कि जनाब हम एयर एम्बुलेंस की सर्विस शुरू करने जा रहे हैं, तो बजाय वो पैसा आप वहां पे खर्चते, वो पैसा आपने जहाज खरीद लिया और अब आप पायलटों के लिए अलग अलग रिहाइशगाहें महंगी महंगी, उनकी इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज और इतनी सहूलियत, और गैर मुल्की पायलट चाहिए इन्हें ताकि इनकी जासूसी ना हो सके। पाकिस्तानी पायलटों से भी नफरत है, पाकिस्तानी बंदा नहीं होना चाहिए वरना वो बताएगा कि ये क्या बात करते हैं। लिहाजा गैर मुल्की पायलट्स, खुद अयाशी वाले जहाज और गरीब आदमी के लिए कफन भी नहीं है। और किस तकब्बुर के साथ ये बात की जा रही है। और इसी मुल्क के अंदर जो अरकान असेंबली हैं, मेंबरान पार्लियामेंट, उन्हें 75 अरब रुपए जारी किए गए कि 75 अरब रुपए वो खर्च करेंगे। लेकिन कैसे खर्च हुए ये पैसे और कहां खर्च हुए ये पैसे और किस मद में खर्च हुए ये पैसे, काबीना डिवीजन के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। यह सियासी रिश्वत होती है। मैं पहले दिन से एक बात कहता हूं कि एमएनएस एमपीएस को डायरेक्टली कोई फंड नहीं दिए जाने चाहिए। ये फंड्स इदारों के जरिए से बराह रास्त प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगने चाहिए। एमपीएस एमएनएस को सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्तिताह के मौके के ऊपर, या आप उनसे सिफारिशात पूछ सकते हैं। वो लोगों से कनेक्टेड होते हैं कि यहां पे किस चीज की ज्यादा जरूरत है, बस इतना ही होना चाहिए। जब आप उनके लिए फंड मुख्तस कर देते हैं तो फिर वो फैसला करते हैं कि किसके अंदर ज्यादा कमीशन है, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। फिर फंड्स कहां गए पता भी नहीं चलता। अब ये 75 अरब रुपए के फंड हैं पाकिस्तानियों के, कहां खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, रियाजुल हक साहब ने इस पे खबर भी दी हुई है। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट है, वो हर अखबार में, हर टीवी पे आपको छपी हुई मिल भी जाएगी। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने मेंबरान पार्लियामेंट के लिए सवाबदीदी फंड्स में बेकायदगियों पर सवालात उठा दिए। ये पैसे किस मद में खर्च हुए, काबीना डिवीजन के पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये सरकारी रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, सरकारी रिपोर्ट कह रही है। अब पंजाब के अंदर नाज़रीन, इन्होंने जो एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का गुंडा राज एक्ट, या आप मार्शल्लाह बिल उसको कहें, वो लाने की कोशिश की थी। अब उसको वापस लेते हुए इन्होंने बहाना बनाया क्योंकि स्पीकर ने उसका नोटिस ले लिया था, इसलिए हमने वापस ले लिया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। यहां स्पीकर मलिक अहमद खान को भी हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें भी जानता हूं कि वो क्या करते रहे हैं, कितने पानी में है, उनका भाई क्या करता रहा है, किस किस्म के मामला के अंदर ये लोग मुलव्विस रहे हैं, सारी दुनिया ही जानती है, सबको पता है उनका भी। तो ये जो स्पीकर साहब है, इनका नाम लेकर उन्होंने बिल तो वापस ले लिया। लेकिन अगर स्पीकर साहब की इतनी गैरत जागती है गलत बिल के ऊपर, तो फिर वो बताए ना कि ये जो बिल पहले आया था, पंजाब डेफेमेशन लॉ 2024, जिसमें आपने इंतहाई बदतरीन सूरत पैदा कर दी लोगों के लिए कि वो आजादी इज़हार राय का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, जरा सा भी नहीं कर सकते। तो वो भी तो इनके सामने ही हुआ था ना। और इसके अंदर एक और जो है वो पंजाब अवेयरनेस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, ये भी एक आया था ताकि जो हुकूमत अपनी वो तशहीरी मुहिम चलाती है, पैसा वैसा खर्च करती है बहुत ज्यादा। मरियम नवाज का आपने देखा है ना, हर तरफ फोटो चिपका हुआ है। मरियम नवाज के अब्बा का भी चिपका हुआ होता था पहले, अब जरा अब्बा का नहीं है, मरियम नवाज का ज्यादा चिपक रहा है। हर तरफ फोटो आपको नजर आ जाता है, जहां खाली जगह मिलती है अपना मुंह वहां चिपका देते हैं। अभी पिछले दिनों एक बंदा कह रहा था कि जनाब नोट के ऊपर भी मियां साहब का मुंह लगा दो। तो इन्हें ना हर जगह अपना मुंह देखने की आदत है, इन्हें शौक है, इनको शीशा दिखाना चाहिए। लेकिन ये कहते हैं कि हमारी अच्छी अच्छी तस्वीरें खींच के पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे लगा दो। तो जो तशहीरी मुहिम के ऊपर पैसा खर्च होता है उसका कोई हिसाब ना मांगे, तो ये भी कानून आ गया था। फिर एक पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट लाया गया था ताकि लोग एहतजाज ना कर सकें। जो लोग पिसे हुए तबकात हैं, जो परेशान हैं, वो एहतजाज ना कर सके, वो आईनी हक अपना एहतजाज का इस्तेमाल ना कर सके। मैं एक टाउट को सुन रहा था, वो ये कह रहा था जी देखें तो इंग्लैंड में भी एहतजाज नहीं होता, ऐसे सड़कें बंद नहीं होती। हो भाई, खुदा का नाम है, इंग्लैंड में लोगों को पुरअमन प्रोटेस्ट की इजाजत दी जाती है। आप एक एप्लीकेशन दें, वो आपको बता देते हैं कि ये जगह आपके लिए मुख्तस है, जितने लोग आपने लाने। अगर आप इंग्लैंड में 10 लाख लोगों का इज्तिमा करना चाहते हैं, आप वहां पे गवर्नमेंट को बताएं आपका ताल्लुक किसी भी जमात से है, किसी भी तबके से है, किसी भी मजहब से है, किसी भी फिरके से है, आप करना चाहते हैं, उनकी सर्टन कंडीशन दें, आप जाएं, आप वहां जाके अपना आजादी के साथ प्रोग्राम करें। क्या आज अपोजिशन को मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत है? भाई ये तो बकवास है ना कि भाई इंग्लैंड में इजाजत क्यों नहीं है? भाई पूरी दुनिया में इजाजत है।
यहां इतने बड़े बड़े इज्तिमा तो हमने किए, बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कभी हॉल्स के अंदर कर लेते हैं, कभी बाहर कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो कहीं पे कुछ किया ही नहीं जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपोजिशन को सर भी उठाने दें। यहां पे तो लोगों ने बाकायदा अप्रूवल लेने के बाद फलस्तीनियों के हक में और इसराइल के खिलाफ एहतजाज किए इन मुल्कों में, सारे यूरोप के अंदर हुए, अमेरिका में बहुत बड़े बड़े इज्तिमा हुए हैं। क्या पाकिस्तान में यह हो सकता है? पाकिस्तान में तो गोलियां मार देते हैं। जो निकलता है एहतजाज करने, इवन इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने लोग निकले तो उन्हें पाकिस्तान में गोलियां मार दी गई, और कौम को यह देते हैं चूरन झूठ का, फ्रॉड का, कि जनाब पूरी दुनिया में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में इजाजत नहीं मिलती। नाज़रीन, मुबारक बलोच साहिबा को जो सजा दी गई है, देखिए ये खुमियादा तो भुगतना पड़ेगा। एक दिन रियासत को माफी मांगनी पड़ेगी, और ये मांगनी ही पड़ेगी, जो मर्जी आप कर लें। आपको बलोच नौजवानों से भी माफी मांगनी पड़ेगी, पंजाब के नौजवानों से भी माफी मांगनी पड़ेगी, खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों और कबायलियों से तो खास तौर पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी, और अब कश्मीरी भी आपको माफी मांगने पर मजबूर इसलिए करेंगे कि आपने उनके साथ बड़ी ज्यादती कर दी है। फर्ज करें मुतालबात मान भी लेते हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी सेटल भी हो जाती हैं, तो जो कश्मीरी नौजवानों के और बच्चों के दिलों में आपने नफरत पैदा कर दी है, वो नफरत आप कैसे निकालेंगे? वो जो वहां घरों में लाशें चली गई हैं, वो लोग वापस कैसे जिंदा होंगे? जो आपने उनके ऊपर शरपसंदी का या गद्दारी का या दहशतगर्दी का टैग लगा दिया, वो टैग कैसे खत्म होगा? ये नफरत फैलाना बहुत आसान होता है, चीजों को समेटना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग ये सारा कुछ करते तो चले जा रहे हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अंधाधुंध अपनी ताकत के जोम में करती चली जा रही, गलत काम करती चली जा रही, लेकिन जब इसको समेटना पड़ेगा तो आने वालों के लिए कितनी मुश्किल होगी, इनको इस बात का आइडिया भी नहीं है। इन्हें अंदाजा भी नहीं है कि आज इनका बोया हुआ एक एक बीज कल एक एक तनावर दरख्त बनेगा, तो कल उस फसल को कौन काटेगा, उनकी जड़ों को कौन उखाड़ेगा, उसमें बहुत ताकत लगेगी। इनको इस बात का आइडिया ही नहीं है। आने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब मारूम बलोच साहिबा की जो सजा है उसको चैलेंज किया जाएगा, और डॉक्टर मारूम बलोच और सिबगतुल्लाह साहब की जो सजा है उसके खिलाफ एहतजाज भी किया जा रहा है, और इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया है। ये फैसला टिकना विकना कोई नहीं है, क्योंकि इसमें हकायक नहीं है ना। अब ये कोई दहशतगर्द थोड़ी है, ये लोग, इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। आप दुनिया की किसी भी अदालत में ले जाएं, इन बुनियादों के ऊपर तो आप कभी सजा नहीं दे सकते। पहले आपने पकड़ के उनको अंदर कर दिया वो 3MPO के तहत, फिर इतना अरसा उसके अंदर अंदर रखा, फिर आपको ख्याल आया जनाब ये वाला मुकदमा डाल देते हैं, मुकदमा डाल के उनको उसके अंदर उम्र कैद की सजा सुना दी। हद नहीं होगी वैसे? इसी तरह ईमान मदारी को भी सजा सुना दी। तो नाज़रीन, अभी लोग एहतजाज कर रहे हैं, और कई जगहों के ऊपर जो है वो बलूचिस्तान में जगह जगह पे एहतजाज भी हो रहा है, दहशतगर्दी के वाकयात भी हो रहे हैं। वो जो नौजवान शहीद हो गया बलूचिस्तान में दश्त के इलाके में, वो तो ट्रेवल कर रहा था ना, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था बस, उसके साथ उसके बच्चे थे, बीवी थी, गोली मार के कत्ल कर दिया। उसके वालिद का स्टेटमेंट आया, और बड़ा तकलीफ दे स्टेटमेंट था। उसने कहा जी मेरा बच्चा आखिरी होना चाहिए, मेरे बच्चे के बाद जो है वो कोई और शहीद नहीं होना चाहिए वहां पे, या तो आप बताएं कि वो हमारा मुल्क है या नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक लगातार नाकामी है, वो लोगों को तहफ्फुज़ नहीं दे पा रहे, और दुनिया को कहते हैं इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान में आ जाओ। जब तक आप चंद चीजें नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम, ये 2 नंबरी जो सियासत के अंदर आप करते हैं, ये बंद करें। अदलिया आजाद, ये जो अदलिया को आपने कंट्रोल कर लिया 26 और 27वीं तरमीम के बाद, ये बंद करें। नंबर 3, आप मीडिया को आजाद करें, लोगों को आजादी इजहार राय होना चाहिए। नंबर 4, अमन और अमान मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में बहाल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए हर चीज के अंदर, फिर जाके पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कायम नहीं करेंगे, जमहूरी इकदार नहीं लेकर आएंगे, पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं लेकर आएगा, उल्टा पाकिस्तान से लोग सरमाया लेकर बाहर जा रहे हैं। नाज़रीन, PIA जो है वो मुकम्मल तौर पे बिक गया, हैंड ओवर कर दिया गया नए मालिकों के, और जो नए मालिक हैं, अब ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी प्राइवेट एयरलाइन PIA, ये मुकम्मल तौर पे बिक गया। इसका नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बन गया है, और इसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अनवार अली हैदर जो है, उन्हें इस कंसोर्शियम का चेयरमैन बनाया गया है। तो आप समझ गए कि किसने खरीदा है। यहां पे भी एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लाके बिठा दिया गया। अब देखें ना, इतने बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं, 3-4 ग्रुप हैं, उन सबके नाम आ रहे थे, उनमें से कोई इस काबिल नहीं है कि वो इसका चेयरमैन बने। चेयरमैन कौन बना? एक रिटायर्ड फौजी, क्योंकि फौजी फाउंडेशन इसके पीछे है, तो इसीलिए तो ये इतना सस्ता मिला, वरना ये कभी सस्ता मिलता भी ना। उन्हें इन्होंने बेचा PIA को, यानी 55 अरब रुपया हुकूमत को मिलेगा। इससे बहुत महंगे तो जहाज है,
बल्कि इतनी इसकी आधी कीमत का तो स्पेयर पार्ट पड़ा हुआ है, बेशुमार वहां पे जहाज हैं, और इसके जो रूट्स हैं आलमी सतह के ऊपर, जो इसकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है पीआईए की, वो कितनी बड़ी है। तो ये ओने पोने बेच दिया इन्होंने, बिल्कुल ऐसे बेचा जैसे इकबाल ने कहा था कि कौमें फरोख्तन वचर्जा फरोख्तन, कि पूरी कौम बेच दी और इतनी सस्ती बेच दी। तो इन्होंने कौम का पूरा एक इदारा बेच दिया और इतना सस्ता बेच दिया कि खरीदने वालों ने लाके उसके ऊपर एक रिटायर्ड जर्नैल भी अब बिठा दिया है। नाज़रीन, एक स्टेटमेंट दिया था पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर ने, सांस रोक देंगे। इंडिया को कहा था कि अगर तुमने हमारा पानी रोका हम तुम्हारा सांस रोक देंगे। स्टेटमेंट जरा सुन लीजिए आप। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। याद आ गया होगा आपको स्टेटमेंट। अब क्योंकि बार बार ये स्टेटमेंट याद दिलाया जाता है कि जनाब इंडिया ने पानी रोक लिया है। राणा सनाउल्लाह ने एक हफ्ता पहले बताया था कि इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया है, वो जब दिल करेगा हमें बिल्कुल बंजर कर देगा, जब दिल करेगा हमें सैलाब के अंदर डुबो देगा। यानी जब पानी नहीं होगा तब पानी रोक लेगा, जब पानी बहुत ज्यादा होगा तब पानी छोड़ देगा, ताकि पाकिस्तान डूबे भी और बंजर भी हो। सेम टाइम में दोनों चीजें वो करेगा। यानी उस सीजन में जब फसलों को पानी चाहिए तब नहीं देगा, उस सीजन में जब फसलों को पानी नहीं चाहिए तब पानी देगा, जब सैलाब का पानी आएगा तब पानी देगा। तो इंडिया ये करेगा पाकिस्तान के साथ, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। लेकिन तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने इंडिया से पानी छुड़वाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। मैं नहीं कहता कि उनके साथ जंग करें, उनके साथ बात करें, इंडिया के साथ भी बात करें, अफगानिस्तान के साथ भी बात करें, बातचीत से ही मसले हल होते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप वहां जाके वो गिरा दें सारे। ये तो फौज की जबान होती है ना, वो बहुत तल्ख बातें बोल जाते हैं, जरा बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर जाते हैं। इंडिया की तरफ से भी होती हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी होती हैं, वो बातें अपनी जगह पे। लेकिन हुकूमत की एक जिम्मेदारी है कि वो इंडियन गवर्नमेंट को एंगेज करे, उनके साथ बात करे कि जी हमारा पानी आप ना रोकें, हमारा एक मुआहदा आपके साथ हुआ है और कुछ चीजें अगर तय करनी पड़ती हैं उनके साथ तय करें। पाकिस्तान के किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको आइडिया नहीं है, ये अरबों डॉलर का नुकसान आपको हर साल होगा जितना पानी इंडिया आपका रोकेगा। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को तो इसकी समझ ही नहीं है। अब जो बेचारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, बेशक उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन वो इस बात को समझे कि आने वाली नस्लें उनको बुरा भला कहेंगी, क्योंकि वो अपना किरदार उस वक्त अदा नहीं कर रहे जिस वक्त इंडिया पानी के ऊपर रुकावटें बनाता चला जा रहा है। उसको अंगेज करें, उसके साथ बातचीत करें। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के खानदान की एक अलग तरह की बातें लगी हुई है। यहां एक मेरे पास न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। यह खबर आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। हर सौदे के अंदर कहीं ना बड़े बड़े जो अमेरिका के मेन लोग हैं उनके बच्चे आ जाते हैं, या उनके फ्रंटमैन आ जाते हैं, या उनके अपने लोग आ जाते हैं। ये लगातार होता चला जा रहा है। ये पहले भी कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मौजूदा दौर में ना ये बहुत ज्यादा खबरें आई हैं अमेरिकी अखबारात में कि डोनाल्ड ट्रंप के बच्चे, दामाद, वो हर उस जगह पे कारोबार करते हैं जिस जगह पे अमेरिका मुलव्वस होता है। यानी वो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से ये फायदा उठा रहे हैं कि अपने जाती कारोबार में बहुत ज्यादा इजाफा कर रहे हैं। इसको आप ऐसे देख लें। मिसाल के तौर पे अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी एक और रिपोर्ट दी है। उनके मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने एक ऐसा मुआहदा करवाया है जिसमें अमेरिकी नवाज कंपनी काज रिसोर्सेज, ये कजाकिस्तान में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े टंगस्टन के जखायर हैं, उन पर काम करेगी। टंगस्टन जो है ना, वो ये एक धात है खास किस्म की, बड़ी जबरदस्त धात है, बहुत कारामद। तो जनाब इसके ऊपर वो काम करेंगे और यहां से वो ये धात निकालेंगे, और ये $1.5 अरब से भी बड़ा एक मंसूबा, बहुत बड़ा मंसूबा है। अच्छा, तनाजा इस वक्त खड़ा हो गया जब ये पता चला कि मुआहदा फाइनल होने से ठीक थोड़ी देर पहले या बिल्कुल थोड़ा पहले मुआहदा हो रहा है। एक तरफ अमेरिका जैसे ही मुआहदे के करीब पहुंचता है, उससे बिल्कुल पहले क्या होता है,